वन में भ्रमण के लिए आप अपने साथ चाकू, हैंड लेंस, छड़ी और नोटबुक इत्यादि ले लें। तो चलो बच्चों, आज हम चलते हैं वन के अंदर। अब हम सबसे पहले वन में किसी ऊंचे स्थान पर जाएंगे जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। चलो वहां चलते हैं। अरे वाह, क्या आप देख पा रहे हैं कि हमें दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिखाई दे रही। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि का आवरण हरा बना दिया है। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं है। बच्चों, आप यह भी अनुभव कर पा रहे होंगे कि यहाँ का वातावरण कितना शांत है और यहाँ ठंडी हवा मंद गति से बह रही है। इससे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्नता का अनुभव होता है। चलो बच्चों, अब हम नीचे की ओर चलते हैं। अरे यह क्या! आप पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुन पा रहे हैं। बच्चों, यह क्या हो रहा है? आपके लिए यह घटना सामान्य नहीं होगी, पर यहाँ यह घटना सामान्य है। हमारी उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए हैं, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए हैं। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। वन में अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे शूकर, जिसे हम सूअर भी कहते हैं, जंगली सूअर, गौर यानी कि बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी, बाघ आदि। ये जंतु सघन वन में रहते हैं, इसलिए हमें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। अनेक जंतु और पादप इन्हीं वनों में अपना आश्रय लेते हैं और यह उनके लिए उनका रहने का स्थान है। वनों में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई आप देख पा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर इतना अंधकार क्यों है? वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे पाता है, जिससे वन के अंदर अंधकार रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये वन आए कहाँ से? इतने वृक्षों को किसने लगाया? तो बच्चों, आपको बता दूं कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। आप देखो और नोट करो कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई दे रही हैं। यह वितान यानी कि कैनोपी कहलाता है। आप सभी कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी अपनी कॉपी पर बनाइए। वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप यानी कि साइज में परस्पर भिन्नता होती है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती हैं। सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सभी वनों में समान प्रकार के वृक्ष होते हैं? तो बच्चों, ऐसा नहीं है। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों, आपने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। आपने पढ़ा होगा कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों या मांसभक्षी हों, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर करते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतु द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं।
मेंढक को सर्प खा लेते हैं और सर्पों को मयूर यानी कि मोर खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले घास, उसके बाद कीट, फिर मेंढक, फिर सर्प, फिर मोर। मोर के स्थान पर आप गरुड़ को भी ले सकते हैं। वन में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में विघ्न पड़ता है तो अन्य श्रृंखलाएं भी प्रभावित होती हैं। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम किसी वन के किसी घटक जैसे कि वृक्ष को अलग कर दें तो अन्य सभी घटक प्रभावित हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि वन में पेड़ ही नहीं है और शाख नहीं है, ना ही कोई हरे पौधे, तो फिर हरे पौधों को खाने वाले जीव किस प्रकार जीवित रहेंगे? और यदि वे जीवित नहीं रहेंगे तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी जीव कैसे जीवित रहेंगे? तो इस प्रकार वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं और वे एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वन की भूमि की सतह को पत्तियों ने ढक रखा है। आप इन पत्तियों को उठाकर देखिए। अब हम इन्हें हैंड लेंस की सहायता से देखेंगे। क्या आप यहाँ पर शैवाल पत्तियों पर नन्हे मशरूम देख पा रहे हैं? इसी के साथ हम नन्हे कीटों, मिलीपीडों यानी कि सहस्त्रपादों और चींटों या भृंगों की सेना उन पत्तियों पर देख सकते हैं। आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। बच्चों, ह्यूमस मृदा के लिए अति उपयोगी हैं। वह मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आओ हम मृत पत्तियों को हटाते हैं। अब आप भूमि पर ह्यूमस की परत को देख सकते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्व का चक्र चलता रहता है, जिससे आप यह जान पाए होंगे कि वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता।